हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने बुक में से पूरा पढ़ना स्टार्ट किया था। रिवीजन के तरह हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? चैप्टर नंबर 4 कौन सा था? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसके अंदर कितने सेक्शंस कवर हैं? 43 से लेके 72 तक। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें कौन सा सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया? 43 पढ़ना स्टार्ट किया। और 43 में हमने देखा था कंपनी शेयर्स किस तरह से इशू कर सकती है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड में और रीपेमेंट के अंदर। एक हमने इक्विटी शेयर्स में रूल नंबर 4 पढ़ा था। रूल नंबर 4 सेक्शन नंबर 43 के साथ पढ़ा जाए तो वहां पे टॉपिक क्या बनता है मेरे बच्चे? DVR, डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स कंपनी लाना चाहती है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल थी। OR रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी होगी तो पोस्टल बैलेट से लगेगा। AOA में क्या होना चाहिए? प्रोविजन होना चाहिए मेरे बच्चे। और भी हमने कई सारी चीजें देखी थी, जैसे कि DVR वालों के पास मैक्सिमम 74% वोटिंग पावर होगी। कंपनी ने डिविडेंड वगैरह का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, बैंक वगैरह से लोन लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये हो गया था, हमारी कंडीशंस हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 46 क्या होता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पे कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होनी चाहिए। कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर क्या करेंगे मेरे बच्चे? साइन करेंगे। और अगर कंपनी के शेयर्स डीमेटलाइज फॉर्म में है तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियरी ओनर में लिखा हुआ है वही कंपनी का क्या होगा? मेंबर होगा। फिर हमने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस किया था। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है मेरे बच्चे, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है, या डिस्ट्रॉय हो गया है, टॉर्न हो गया है, डिफेस हो गया है, यानी कि जल गया है, गल गया है, गुम हो गया है, तो इस केस में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कंपनी आपसे चार्जेस ले सकती है। मैक्सिमम 50 रुपए पर सर्टिफिकेट मैक्सिमम है ये, ठीक है। तो आपको ये गले हुए टुकड़े, थोड़े से जले हुए टुकड़े सरेंडर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। डुप्लीकेट मिलता है तो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है। याद करो SS2 में बताया था। SS2 में रजिस्टर में आप लोगों की क्या हो जाएगी? एंट्री, जिसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मेरे। शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में बनता है? SH1 के अंदर बनता है। अच्छा, एक ये भी चीज देखी थी अपने कि शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट कैसे करवाती है कंपनी। कंपनी एक प्लेन पेपर लेके आती है, उसको अलग से बनवाती है, और प्रिंटिंग पे जाने के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्रिंटिंग पे जाएगा, वहां से आएगा, किसकी कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा। डुप्लीकेट मांगते हो तो जो आपने वो भेजे हैं फटे हुए टुकड़े, गले हुए टुकड़े, या फिर जो भी है उस पे सील लगा देंगे, सरेंडर। फिर उसके बाद BR पास करके, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और पुराने वाले पे कैंसिल और नया जो आपको डुप्लीकेट दिया है उस पे डुप्लीकेट लिख के दे दिया जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था, पेनल्टी देखी थी। फिर हम लोगों को अब क्या देखना है? सेक्शन नंबर 47। देखो हम लोगों ने कितने सेक्शंस डिस्कस किए? एक हमने 43 दो तरह के शेयर्स। 44 सिलेबस में नहीं है, लेकिन किसका होता है? मूवेबल असेट्स की कंपनी के शेयर डिबेंचर मूवेबल असेट्स होते हैं। 45 डिस्टिंक्टिव नंबर का होता है, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। 46 जो शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करेगा। 47 किसका होता है? वोटिंग राइट्स का। अब वोटिंग राइट्स क्या बोलता है? सुनना मेरे बच्चे। 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आपको तो पता है इक्विटी शेयर्स के पास एवरी रिजोल्यूशन के ऊपर वोट देने का राइट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को एवरी रिजोल्यूशन पे वोट देने का राइट नहीं होता है मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी में इक्विटी शेयर्स हैं तो हर रिजोल्यूशन पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट है। अगर कंपनी में पोल की डिमांड हुई, याद करो जनरल मीटिंग के चैप्टर में पोल की डिमांड होती है, तो उसमें जितने आपके पास शेयर्स होते हैं उतनी आपके पास क्या होती है? वोटिंग पावर। 30% शेयर्स हैं तो आपकी वोटिंग पावर भी कितनी होगी? 30%। लेकिन एक एक्सेप्शन याद करना बहुत
इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि निधि कंपनी के केस में एक मेंबर के पास मैक्सिमम 5% वोटिंग राइट्स रहती है। जैसे पोल की डिमांड हुई, पोल में क्या होता है, जितने शेयर्स होते हैं उतनी वोटिंग पावर। लेकिन निधि कंपनी में अगर आपके पास 15% शेयर्स हैं, 15% एग्जांपल है, 20 भी बोल सकते हो, 25 भी बोल सकते हो, तो अगर आपके पास 15% वोट शेयर्स हैं तो आपकी वोटिंग पावर मैक्सिमम 5%। निधि कंपनी में एक बंदे के पास मैक्सिमम 5% ही वोट हो सकता है, इससे ज्यादा वोट नहीं हो सकता। ठीक है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास वोट होता है क्या? हाँ, जब उनके राइट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, जब कंपनी का क्या होता है, वाइंड अप। इसके अलावा भी होता है प्रेफरेंस शेयर्स के पास जब उनकी रिडक्शन होता है शेयर कैपिटल में, या फिर जब उनका रीपेमेंट होना होता है, तो इन सिचुएशंस में उनके पास क्या आ जाती है, वोटिंग पावर। तो ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स के पास तो ईच एंड एवरी डिस्कशन में वोट देने का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों को सिर्फ वोट देने का राइट कब होता है, जब स्पेसिफिक मैटर हो। कब उनका स्पेसिफिक मैटर, जब उनके राइट इफेक्ट होते हो, जब वाइंडिंग अप होता हो, रिडक्शन होता हो, इन सिचुएशन में उनके पास क्या रहती है, वोटिंग राइट्स रहती है मेरे बच्चे। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स में अगर पोल की डिमांड हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स में पोल की डिमांड है तो उनकी वोटिंग पावर कितनी होगी, जितने उनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। सर एक बंदे के पास, जैसे मिस्टर ए है, उसके पास इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, उसके पास कंपनी के 15% इक्विटी शेयर्स है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इस तरह से कंपनी के टोटल 20% शेयर्स हैं। तो सर ये वोट कितने कर सकता है, 20% वोट कर सकता है जब पोल की डिमांड होगी? नहीं मेरे बच्चे, अगर इक्विटी शेयर्स वाला डिस्कशन है, यानी कि उसको इक्विटी शेयर्स के ऊपर वोट देने का राइट है, तो उसकी वोटिंग पावर कितनी होगी, 15%। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले डिस्कशन पे वोट करना चाहता है तो उसके पास वोटिंग पावर कितनी होगी, 5%। ठीक है सर, कहां लिखा हुआ ये यहां पे लिखा हुआ है मेरे बच्चे कि जितने आपके पास शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स। सर ये सेकंड नंबर पैराग्राफ में क्या था, सेकेंड नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है इफ यू आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या हो तुम, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, 2 साल से आपको डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से आपके पास वोटिंग पावर आ जाएगी। सर मतलब इक्विटी शेयर्स वालों के पास तो एवरी रिजोल्यूशन में वोट देने का राइट होता है। हाँ बेटा, और सर प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास कब कब वोट होता है, जब उनके राइट्स में वेरिएशन होता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। तीसरा, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला, तो ठीक है, इन दोनों केस में है उनके पास जो वोटिंग पावर होगी वो पर्टिकुलर डिस्कशन में होगी। पर्टिकुलर डिस्कशन मतलब मीटिंग में जो वोट होगा, वेरिएशन का जो डिस्कशन होगा सिर्फ उसके ऊपर वोट करेगा, वाइंडिंग अप का जो डिस्कशन होगा सिर्फ उस पे वोट करेगा, एवरी रिजोल्यूशन पे नहीं करेगा। लेकिन अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल से एवरी रिजोल्यूशन पे, चाहे उसका राइट इफेक्ट होता हो चाहे नहीं होता हो, एवरी डिस्कशन के ऊपर उसको वोट देने का क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, राइट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखना, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, इसने 300 करोड़ रुपए रेज किए हैं, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 1200 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं। मेरे ख्याल से टोटल 1500 करोड़ हो गए, यानी कि 1200 करोड़ के तो इक्विटी शेयर्स हैं, 300 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कब इशू किए गए? 21-22 को इशू किए गए, 21-22, हाँ 21-22। अगर 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला, 2 साल मतलब 22-23, 23-24, 2 साल, अगर इनको 2 साल डिविडेंड नहीं मिला तो इनको क्या वोट करने का राइट होगा? हाँ। किसके ऊपर होगा? पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर। पर्टिकुलर डिस्कशन मतलब जब इनके राइट इफेक्ट होंगे या वाइंडिंग अप का डिस्कशन होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से लेके ऑनवर्ड्स जब तक डिविडेंड नहीं मिल जाता उसके पास एवरी रिजोल्यूशन। सर ये कैसे आया? बेटा अभी तो पढ़ा, 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला, तीसरे साल से एवरी रिजोल्यूशन। लेकिन उन 2 सालों में आपके पास वोटिंग पावर होगा पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर जब आपका राइट इफेक्ट हो रहा होगा। बोलो आया? देखो यही लिखा हुआ है इसके अंदर।
अच्छा क्वेश्चन था सर, इसमें वो भी जोड़ लेंगे। मान लो मिस्टर ए के पास ये शेयर्स हैं, 1200 इक्विटी शेयर्स मान लो सर, आप तो 300 प्रेफरेंस शेयर्स मान लो सर उसके पास हैं, तो उसको वोट देने का राइट बोल दिया ना बेटा, उसका वोट देने का राइट 4:1 हो जाएगा, है ना, समझ गए ना, 4:1, ठीक है। 4 उसके पास वो हैं, 1 वो है, ठीक है। 5 वोट नहीं कर सकता, 4 उधर 1 इधर, ठीक है। आईएफएससी कंपनी, गिफ्ट सिटी में जो कंपनियां बनी हुई हैं, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, उनके एमओए में अगर अदरवाइज लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। प्राइवेट कंपनी के केस में भी एमओए एओए में अदरवाइज लिखा हुआ है, अदरवाइज मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, फिर कंपनी लो प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में कंपनीज एक्ट एओए को इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। अगला सेक्शन है मेरे बच्चे 48। अब ये 48 क्या होता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा वेरिएशन। अगर मेंबर्स के राइट्स में वेरिएशन करते हो तो उससे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या पास करना पड़ेगा, 3/4 कंसेंट से पास करना पड़ेगा, या फिर क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। सर क्या होता है, थोड़ा खुल के बताओ। देखो मान लो कंपनी में ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के 8% प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये 8% किसकी रेट है मेरे बच्चे, डिविडेंड की। 8% किसकी रेट है, डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना देंगे, 8%, 1 लाख का निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000 रुपए। कितना आएगा मेरे बच्चे, 8,000 रुपए डिविडेंड। तो सुनना कंपनी क्या करना चाहती है, इस 8% की रेट को 5% करना चाहती है। अरे वाह, सुनो, जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, फंड रेज किया, तब हमने क्या बोला उनको कि हम आपको 8% डिविडेंड देंगे। अब आप उनके डिविडेंड की रेट को क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। कितना करना चाहते हो, 5% करना चाहते हो। तो उनके राइट इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे मेरे बच्चे। जहां तुमने 8% बोल के लिए थे पैसे, अब उनको 5% देना चाहते हो, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो अगर एक कंपनी वेरिएशन करना चाहती है, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स में भी वेरिएशन करना चाहती है, तो कंपनी कैसे कर सकती है, 2 ऑप्शन है, जनरल मीटिंग बुला लो या क्लास मीटिंग बुला लो। जनरल मीटिंग बुला लो या क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग कब बुलाते हैं, जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सब आते हैं, सारे शेयर होल्डर आएंगे और वहां पे सारे शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। उनके सामने मैंने डिस्कशन रखा कि प्रेफरेंस शेयर्स की डिविडेंड की रेट 8% से 5% कर लो। सोच के देखो, सारे इक्विटी शेयर होल्डर हाँ बोल देंगे, क्यों, वो तो बोलेंगे बढ़िया है, उनको कम दो, उनको आप डिविडेंड कम दो। उनको डिविडेंड कम दोगे, उनको डिविडेंड कम दोगे तभी तो हमको बटेगा। तो वो मना करेंगे क्या, समझ में आया, वो तो खुन्नस निकाल रहे हैं। क्या उनको वोट देने का राइट देना चाहिए, नहीं। तो यहां पे जनरल मीटिंग के अंदर हम 3/4 कंसेंट लेंगे। जनरल मीटिंग के अंदर हम कितनी कंसेंट लेंगे मेरे बच्चे, 3/4। कितनी कंसेंट लेंगे, 3/4। किसकी, जिनके शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन हो रहा है। सभी से नहीं, मीटिंग में जो बैठे हुए हैं सभी से नहीं, सिर्फ किनसे पूछेंगे, 3/4 कंसेंट ली जाएगी। 3/4 कंसेंट किसकी ली जाएगी मेरे बच्चे, जिनके राइट्स में वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, वेरिएशन हो रहा है, उनकी कंसेंट लेंगे, सबकी नहीं लेंगे, ठीक है। अब दूसरा डाउट आता है, सर जनरल मीटिंग बुलाई क्यों, उनको बुलाया क्यों। बेटा हम लोगों को एग्जाम्पल 20 रिजोल्यूशन पास करने हैं, 19 थे इक्विटी शेयर होल्डर के, 1 था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो मैं क्या प्रेफरेंस शेयर्स की मीटिंग बुला के अलग खर्चा करूं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो ही रही है तो एक साथ ही बुला ली। लेकिन अगर मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन ही पास नहीं करना, उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं करना, फिर मैं क्लास मीटिंग बुलाऊंगा बेटा, जिसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे, जिनके राइट्स में वेरिएशन होगा वो आएंगे, और उनसे मैं क्या पास कर लूंगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, वही 3 टाइम्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, यानी कि 75% कंसेंट। और दोनों में से कोई सा भी रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 किसके पास फाइल कर देंगे, ROC के पास। कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। तो अगर एक कंपनी वेरिएशन करना चाहती है तो वेरिएशन 2 तरीके से कर सकती है, जनरल मीटिंग बुला के या क्लास मीटिंग बुला के। अगर एक कंपनी क्या करना चाहती है, जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है तो कर सकती है, और क्लास मीटिंग बुलाना चाहती है तो कितनी कंसेंट, SR। तो इसमें देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, 3 कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है।
फर्स्ट, देयर शुड बी प्रोविजन इन एमओए एओए। अगर आप वेरिएशन करना चाहते हो तो एमओए एओए में क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। और कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए थे उन शेयर्स की कंडीशन में प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, देखो क्या लिखा हुआ है। पहली कंडीशन, जब भी आप वेरिएशन करो एक बार एमओए एओए पढ़ लो। क्या एमओए एओए पावर देता है वेरिएशन करने की? सर देता है, तो बात ही खत्म। सर नहीं देता, नहीं दी। एओए साइलेंट है सर, इन एब्सेंस ऑफ सेम। अगर एओए साइलेंट है तो फिर एक बार शेयर सर्टिफिकेट पढ़ लो। शेयर सर्टिफिकेट नीचे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन या नेक्स्ट पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उन टर्म्स एंड कंडीशन में देख लो कहीं आपने गलती से ये तो नहीं लिखा कि है प्रेफरेंशियस, हम तुम्हारा डिविडेंड की रेट कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा लिख के दे रखा है तो सोचो क्या आप फ्यूचर में डिविडेंड की रेट चेंज कर सकते हो? नहीं। तो एक बार ये पढ़ लो। अगर आपने नहीं लिख के दिया तो आप वेरिएशन कर सकते हैं। वेरिएशन करना है तो आपको कितनी कंसेंट लेनी पड़ेगी? 75, जिसको हम 3/4 भी बोलते हैं। 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। दैट क्लास मैंने बताया था, दैट क्लास मतलब जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर्स भी बैठा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी बैठा है, तो 3/4 कंसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। राइटिंग में कंसेंट ले लेंगे या फिर सेपरेट मीटिंग बुलाइए। सेपरेट मतलब क्लास मीटिंग, उसमें एसआर पास कर लो। बोलो आया क्या? और इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, चेंज। बोलो आया? ठीक है सर, वेरिएशन हो गया। कौन सा सेक्शन था सर ये? 48। ऊपर जितनी भी कहानी पड़ी वो 48 सबसेक्शन नंबर 1 है, वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट। लेकिन सबसेक्शन नंबर 2 अलग ही चीज है। ये थर्ड में आपका सबसेक्शन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं। अगर कंपनी ने 8% की रेट 5% कर दी, कैसे की होगी? एसआर पास करके। कैसे करके? बोलो, एसआर पास करके 75% लेके। यानी कि 25% लोगों ने मना किया, उसका कोई फर्क। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 80% ने फेवर में वोट दिया, 20% ने नो में वोट दिया। जो नो में वोट देते हैं उनको बोलते हैं डिसेंटिंग, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कोई राइट है? क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास कोई पावर है? क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास कोई पावर है मेरे बच्चे? तो सुनना, डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास पावर है। क्या पावर है? ध्यान से सुनना। डिसेंटिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी के पास अप्रोच करेगा। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के सारे केसेस यहीं लड़े जाते हैं। डिसेंटिंग शेयर होल्डर 21 दिन के अंदर, जब से एसआर पास हुआ, ऊपर 3/4 कंसेंट मिली, वहां से 21 दिन में कहां अप्रोच करेगा? एनसीएलटी। कि एनसीएलटी हमारे साथ अन्याय हुआ है। और ग्राउंड्स क्या देना पड़ेगा? सुनना, ग्राउंड ये देना पड़ेगा कि एनसीएलटी हमारे जो 8% से 5% रेट की गई है वो गलत है। एनसीएलटी पूछेगा कैसे? कि वहां पे जो 75 या 80% जो भी कंसेंट मिली है, एसआर पास हुआ है, वो सारे प्रमोटर थे, उन सब ने मिलके जानबूझ के हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने हमारी परसेंटेज कम कर दी। वो तो कंपनी के मालिक ही हैं, इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी उनके पास, और उन सब ने फेवर में वोट दिया, रेजोल्यूशन भी पास हो गया। तो ये कंप्लेंट लेके गए, और कितने जने जाएंगे? कम से कम 10%। कितने जने जाएंगे? 10%। फिर एनसीएलटी सुनवाई करेगा, और अगर लगता है कि सही में उनके साथ गलत हुआ है तो ऑर्डर पास कर देगा, और उनका जो ऊपर रेजोल्यूशन था उसको कैंसिल कर देगा। यानी कि सबसेक्शन नंबर 1 में जो हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था उसको क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा मेरे बच्चे? कैंसिल। बोलो आया समझ में? तो इस तरह से क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट है? तो यहां पे लिख सकते हैं राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर सबसेक्शन नंबर 1 का रेजोल्यूशन कैंसिल करवा सकते हैं? यस। ठीक है, तो 21 दिन में जाएगा। कौन से जाएंगे? डिसेंटिंग, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया था। द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, और जो ऑर्डर पास करेगा सभी को मानना पड़ेगा। फर्दर
कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी? आरओसी। एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, किसको पास करेगा? कंपनी को। और कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगा? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगा? आरओसी को। कितने दिन में मेरे बच्चे? 30 दिन में। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, बेहतरीन एमसीक्यू दे रखा है एक। अब देखना एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है। डीबीएस केमिकल लिमिटेड ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। ऑर्डिनरी मतलब वो इक्विटी शेयर्स नॉर्मल वाले। डीबीएस प्लान टू वेरी द राइट्स ऑफ वन द क्लास वेयर इन देयर वर ओनली 105 मेंबर। कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं? 105। 100 आउट ऑफ 105 यानी कि 100 अलग, 5 अलग। 100 आउट ऑफ 105 के पास कितने शेयर्स हैं? 0.5 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 0.5 यानी कि 0.5% एक जने के पास है। तो 100 जनों के पास कितने शेयर्स हो गए? 50%। ठीक है, तो 50% शेयर्स 100 जनों के पास है। बाकी जो 5 होल्डर बचे उनके पास 10% एक के पास है। तो 10% एक के पास, तो 5 के पास कितना हो गया मेरे बच्चे? 50%। इस तरह से उस क्लास के शेयर होल्डर्स कितने हो गए? शेयर्स कितने हो गए? 100%। ठीक है, प्रिज्यूम करो 100 होल्डर हु ओन 0.5 शेयर्स ऑलरेडी साइन द कंसेंट लेटर सेंशन द वेरिएशन। इन्होंने हाँ बोल दिया, इन्होंने क्या कर दिया? यस बोल दिया कि मेरी फेवर है। मेरी क्या है? फेवर है। मैं वेरिएशन के लिए अपनी हाँ देता हूं। हाउ मेनी होल्डर आउट ऑफ 5 नीड टू बी साइन। अब मुझे बताओ कितनी कंसेंट चाहिए? 75%। कितनी कंसेंट चाहिए? 75। 50 आपको मिल गई। कितनी मिल गई? 50। कितनी चाहिए? 25। 25 चाहिए, तो यहां पे 5, एक के पास 10 है, 5 के पास 50 है। तो इनमें से कितनों की हाँ चाहिए आपको? सिर्फ 3 जनों की। कितनों की हाँ चाहिए? 3, क्योंकि 3 के पास कितने हो जाएंगे? 30। 50 और 30 कितने हो जाएंगे? 80। तो कितने? 5 में से कितने लोगों की हाँ चाहिए? 3 जनों की हाँ चाहिए। तो आंसर इज 3 जने, सी। बहुत अच्छा एमसीक्यू था, देख के जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सेक्शन हमारा 48 हो गया। 49 क्या होता है कि कॉल्स ऑन शेयर्स। कंपनी कॉल्स की डिमांड करेगी शेयर्स पे। किसकी डिमांड करेगी? कॉल्स। आपने देखा होगा अकाउंट में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कंपनी डिमांड करती है। तो ध्यान रखना, कंपनी सभी से यूनिफॉर्म बेसिस पे डिमांड करती है। जैसे कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए की डिमांड करी, तो सभी से कितने रुपए मांगेगी? 2 रुपए। सभी से कितने रुपए मांगेगी? 2 रुपए मांगेगी। तो ध्यान रखना, कंपनी जब भी कॉल्स की डिमांड करती है यूनिफॉर्म बेसिस पे करती है। किसके बेसिस पे करती है? यूनिफॉर्म बेसिस पे करती है। बोलो आया समझ? तो कंपनी कॉल्स की डिमांड हमेशा यूनिफॉर्म बेसिस पे करती है, सभी से एक जैसा करती है, बशर्ते वो क्लास 1 होनी चाहिए। क्लास 1 होनी चाहिए मतलब सर 10 रुपए का शेयर है, ये अलग कैटेगरी हो गई। फेस वैल्यू 20 रुपए का शेयर है, ये कैटेगरी अलग हो गई। सर इनसे 2 रुपए मांगे, इनसे 3 रुपए मांगे, गलत है कि सही है? सही है। मैं बोल रहा हूं एक कैटेगरी वालों से सेम, यानी कि जिनकी फेस वैल्यू 10-10 रुपए है, उनमें से सभी से 2-2 रुपए मांगने। जिनकी फेस वैल्यू 20 है, उसमें जितने भी हैं उनसे कितने मांगने हैं? 3-3 रुपए। उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा सर, सर ऐसा हो अगर, कैसा बेटा? 10 रुपए का शेयर, 6 रुपए पेड अप, यानी कि 4 रुपए अनपेड। 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए पेड अप। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए नहीं, 4 रुपए पेड अप क्या, फिर 8 रुपए पेड अप। सर इसमें तो फेस वैल्यू सेम है। अब बताओ ये तीनों एक कैटेगरी है कि सर अलग अलग? ये अलग अलग कैटेगरी है मेरे बच्चे। आपको पेड अप, आप खुद सोचो, 10 रुपए का शेयर, 6 रुपए पेड अप, कितना अनपेड है? 4। कंपनी कितना मांग सकती है? 4। 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए पेड अप, अनपेड कितना है? 6। कंपनी कितना मांग सकती है? 6। अलग अलग कैटेगरी, तो इनमें से कंपनी डिमांड भी अलग अलग तरीके से कर सकती है। बोलो आया समझ में मेरे बच्चे? तो इस तरीके से कंपनी डिमांड कर सकती है। एग्जाम्पल देखना,
where a shareholder paid the first two calls after a great delay and neglect to pay the third call। ठीक है, डायरेक्टर बीइंग क्या करता है, कॉल करता है कि भैया पूरा अमाउंट ड्यू है। तो आप बताओ कॉल वैलिड है कि नहीं है, जल्दी से बताओ पढ़ के। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। बोलो। When a shareholder paid the first two calls, उसने 2 कॉल्स का पेमेंट कर दिया डिले करने के बाद। अब कंपनी उसको बोलती कि तू सारा पैसा एक साथ दे दे। अरे बेटा सभी से एक जैसा मांगना है, उसने अलग कैटेगरी मत बनाओ, इंसानों की अलग कैटेगरी मत बनाओ, शेयर्स की अलग कैटेगरी बनाओ। इंसान वाइज डिस्क्रिमिनेशन मत करो, शेयर्स वाइज करो, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू इस वाइज करो। तो यहां पे कॉल्स की जो डिमांड की गई है वो क्या है, इनवैलिड है। आया मेरे बच्चे समझ। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कंपनी एडवांस में कॉल्स का पैसा ले लेती है। जैसे कि एक शेयर होल्डर है, वो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे देता हूं। तो अलॉटमेंट पे जो पैसा कॉल्स का पैसा एडवांस मिला उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। उसके ऊपर कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट। जल्दी से बताओ कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट होता है, जल्दी से बताओ। 12% की 10%, 12%। ठीक है, 12% मैक्सिमम है और ये एओए में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जब तक एओए में प्रोविजन ना हो, ये ध्यान रखना, इसके लिए एओए में प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। किस में प्रोविजन होना जरूरी है, एओए में प्रोविजन होना जरूरी है। सर कॉल्स इन एडवांस आ गया, क्या कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमको वोटिंग पावर मिलेगी? वोटिंग पावर मतलब जब पोल की डिमांड होती है तो पेड अप कैपिटल के बेसिस पे होती है। सर क्या ये पेड अप कैपिटल का पार्ट है? एडवांस देने से क्या हमारी पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगी? अब तुम लोग बताओ, क्या इसको पेड अप कैपिटल में लिखते हैं अकाउंट में, किन करंट लाइबिलिटी में ले जाते हो? इसको ले जाते हैं करंट लाइबिलिटी में। जब इसको अपन करंट लाइबिलिटी में ले जाते हैं, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में नहीं ले जाते, तो ये पेड अप कैपिटल का पार्ट ही नहीं बना। तो उस अमाउंट कॉल्स इन एडवांस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। सेम क्या इस पे डिविडेंड मिलेगा एक्स्ट्रा अमाउंट का? कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा दे दी तो उस पे डिविडेंड भी एक्स्ट्रा दे दो? नहीं, डिविडेंड भी पेड अप कैपिटल पे देते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस का इंपैक्ट पेड अप कैपिटल पे नहीं पड़ता। ठीक है, और ये एओए में प्रोविजन होगा तो ही कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी। बोलो आया? ठीक है, सेक्शन नंबर 51 बोलता है कि डिविडेंड का पेमेंट हमेशा पेड अप कैपिटल पे देते हैं। वो तो सिंपल है, जैसे अब ये भी पढ़ा था 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। तो 10% जो डिविडेंड की रेट है वो किसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी? 1 लाख के ऊपर। ध्यान रखना, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई मत कर लेना कि प्रॉफिट इतना उसका 10% डिविडेंड देना है, नहीं। आपको पेड अप कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10% से। जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है? पेड अप कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सर फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड? क्या डिविडेंड की रेट जो 10%, 15% जो भी होती है, क्या फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें? सर कैसे? सुनना, मान लो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। तो नहीं 1 लाख नहीं, इसमें थोड़ा घुमाते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं 15% प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर ऐसे लिखते हैं थोड़ा डिटेल में, 15% 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है, एट द रेट ₹100 ईच इक्वल्स टू 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए भी नहीं, और घुमाते हैं इसको अपन, इसको लिख दो 80 रुपीज पेड अप। तो मेरे बच्चे अब यहां पे हम जो पेड अप कैपिटल लिखेंगे, कितनी लिखेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि 80 से? 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000 रुपीज। अब आपको पता है ये 15% किससे मल्टीप्लाई होगा? 80,000। ये क्योंकि कौन सी वैल्यू है मेरे बच्चे? पेड अप कैपिटल है। क्या इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? इन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है?
इस शेयर की फेस वैल्यू है 1 लाख, क्या 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे कि 80,000, तो तुम क्या बोलोगे 80,000। सेक्शन नंबर 51। समझ में आया? फेस वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता। सर एक होता है, सर होता है ना, जब फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, ऐसा बोलो। जब फुल्ली पेड अप शेयर्स हो तो फेस वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इसके बारे में भी एओए में क्या होना चाहिए, प्रोविजन, तब जाके हम पेड अप कैपिटल के ऊपर डिपेंड। सर एओए में नहीं हो तो आप फेस वैल्यू पे दो, पेड अप पे दो, आपकी जो इच्छा करे उस पे दो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 52, क्या कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकती है? यस। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 12 रुपए में इशू किया तो 2 रुपए क्या होगा, प्रीमियम। प्रीमियम को कहां डिस्क्लोज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहां डिस्क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड में। कौन सी हेडिंग में, सब हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आता है, ठीक है। प्रीमियम का एक्सक्लूसिव यूज है, कितनी जगह प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, 5। प्रीमियम का इस्तेमाल कितनी जगह कर सकते हैं, 5। बोनस शेयर्स को इशू करने में, यानी कि फ्री में बोनस शेयर्स देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट, कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस किसके ऊपर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर। ध्यान रखना, CDE कमीशन, कौन सा कमीशन आएगा इसमें, अंडरराइटिंग कमीशन। डिस्काउंट, एक्सपेंसेस कौन सा, सैलरी कमीशन नहीं, कौन सा एक्सपेंसेस, शेयर्स इशू करने वाला या डिबेंचर है। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर के ऊपर ये 3 खर्चे हैं, तो उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। या प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, प्रीमियम किसका, रिडम्पशन, रिडम्पशन किसका, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर के रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम को क्या करने में, राइट ऑफ, और एक बायबैक करने में। बायबैक मतलब कंपनी खुद के शेयर्स ही मार्केट से परचेस करिए। सर प्रीमियम का पैसा काइंड में मिला हो तो, काइंड मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किए अदर देन कैश, अकाउंट में टॉपिक आता है, अदर देन कैश में इशू किया तो असेट्स आई और बदले में हमने प्रीमियम पे शेयर्स दिए, तो प्रीमियम का अमाउंट असेट्स के रूप में आया सर, तो उसको भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। यस बेटा, चाहे कैश में आए चाहे काइंड में आए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्या होगा मेरे बच्चे, ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो आया समझ? तो प्रीमियम का इस्तेमाल कितनी जगह करते हैं, 5। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 133 के बेसिस पे है, याद करो इंड एएस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 133 के बेसिस पे हैं, तो आप प्रीमियम का इस्तेमाल 5 जगह नहीं, कितनी जगह कर सकते हैं, सिर्फ 3 जगह। कौन कौन सी, बोनस शेयर्स, एक्सपेंसेस, वही आ गया कमीशन, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस किसके ऊपर, इक्विटी शेयर। सर क्या बात कर रहे हो, ऊपर तो प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर भी था, नीचे सिर्फ लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं, 1 मिनट, डायरेक्ट दिखाता हूं। कौन सा सेक्शन था बोलना, 52, सेक्शन नंबर 52, ये रहा 52, ये देखो आप लोग, लिखा हुआ है नीचे सब सेक्शन नंबर 3 देखना। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 133 सेक्शन के अकॉर्डिंग है तो आप पहला पॉइंट तो बोनस शेयर्स सही साथ लिखा हुआ है, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन एनी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बुक वाले ने गलती कर दी, फिर बुक वाले ने गलती कर दी बच्चों के साथ, यहां पे इनको लिखना चाहिए था इक्विटी शेयर्स। ध्यान रखना बेटा, अगर आपके 133 के बेसिस पे हैं तो प्रीमियम का इस्तेमाल 3 जगह है, इन्होंने 2.5 पॉइंट हटा दिए। देखो दूसरा और चौथा पॉइंट तो हटा ही दिया, ये दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम को राइट ऑफ करने में ये 2 पॉइंट तो पूरे पूरे हट गए। तीसरे पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर्स हट गया, डिबेंचर हट गया, सिर्फ क्या रह गया, इक्विटी शेयर्स।
ठीक है, और बायबैक करने में, ये इतनी जगह पे क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। अगला सेक्शन है 53। 53 क्या बोलता है, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है? आंसर इज नो, कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती मेरे बच्चे, प्रोहिबिशन है, कंपनी डिस्काउंट पे कभी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कर दिए तो वॉइड होगा। सर डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम में, फेस वैल्यू से कम में कंपनी कभी डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू से कम में इशू करना, तो क्या कंपनी फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकती है क्या? आंसर इज नो, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट पसीना, सर मतलब पसीने वाले शेयर डुबो डुबो के देंगे? नहीं 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 नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग कैटेगरी है, अगले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे दे सकते हैं, सेक्शन नंबर 54, ठीक है। या फिर दूसरा एक्सेप्शन, अगर एक कंपनी अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने में एबल नहीं है, एक कंपनी अपने क्रेडिटर को टाइम पे पैसा नहीं दे पा रही, तो क्रेडिटर को बोलती है, हे क्रेडिटर, क्या तेरे पैसों के बदले में हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे दें? तूने हमको माल बेचा था, तू हमारा क्रेडिटर बना, उसके बदले में हम तेको हमारी कंपनी के शेयर्स कम रेट में दे देते हैं, डिस्काउंट पे दे देते हैं, क्या ऐसा दे सकते हैं? सर ऐसे थोड़ा ना मानेगा वो क्रेडिटर, तो बेटा हम मनवाएंगे उसको। कैसे मनवाएंगे? एनसीएलटी से। एनसीएलटी के पास एक प्लान बनवाते हैं, रिजोल्यूशन प्लान, रिवाइवल प्लान भी बोलते हैं, कंपनी का पुनर्जीवन। जब कंपनी इंसॉल्वेंट होने की कगार पे होती है, तो इंसॉल्वेंट में कंपनी को रिवाइव करने का एनसीएलटी एक मौका देता है कि तुम अपने क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट कर लो। अगर वो सेटलमेंट करता है तो कंपनी का इंसॉल्वेंट कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, सेटलमेंट हो ही गया। तो ध्यान रखना, क्रेडिटर को डिस्काउंट पे शेयर्स दे रहे हैं एज पर रिजोल्यूशन प्लान, एज पर रिजोल्यूशन प्लान, तो दे सकते हैं। तीसरा एक्सेप्शन, पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा क्रेडिटर को डिस्काउंट पे शेयर्स देना एज पर रिजोल्यूशन प्लान, और रिजोल्यूशन प्लान एक्स्ट्रा लिख के आना तो लिख के आना विच इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी, ठीक है। फिर तीसरा एक्सेप्शन, अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दे पा रहे, अगर वो बैंक वाला है या कोई भी क्रेडिटर है, उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे लोन का, और वो आपके डेट के अमाउंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी डिस्काउंट पे, एज पर डेट रीस्ट्रक्चर स्कीम विच इज अप्रूव बाय आरबीआई, और ये एनसीएलटी अप्रूव करता है। तो अगर आरबीआई से एक स्कीम होती है डेट रीस्ट्रक्चर स्कीम, अभी डेट रीस्ट्रक्चर स्कीम क्या होती है? जब आपको लोन दिया जाता है ना, तो कंपनी बोलती है कि भैया देखो, तुमने लोन नहीं चुकाया ना, तो तुम्हारे कंपनी के शेयर्स हम रख लेंगे, तो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो लोन का अमाउंट इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है डेट रीस्ट्रक्चर स्कीम में, ठीक है। तो उस बिहाफ पे अगर डिस्काउंट में हो रहे हैं तो चलेगा। आया? तो ये तीन एक्सेप्शन थे, इन तरह से हम क्या इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है मेरे बच्चे? स्वेट इक्विटी शेयर्स होता है पसीने वाले शेयर्स। क्या कंपनी पसीने वाले शेयर्स इशू कर सकती है? सब पसीने वाले मतलब, पसीने वाले का मतलब होता है कंपनी में जिसने पसीना बहाया है। कंपनी में पसीना कौन बहाता है? एम्प्लॉय और डायरेक्टर। कंपनी में काम कौन करता है? एम्प्लॉय और डायरेक्टर। उनको काम के बदले में, काम के बदले में, सर काम के बदले में मतलब सैलरी नहीं देंगे? नहीं 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 नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कंपनी की गुडविल बढ़ाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, तो उसके बदले में कंपनी उनको फ्री में शेयर्स देती है, उस काम के बदले में, सैलरी के एडिशन में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं? एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को देते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन है? ऐसे शेयर्स इशू करेंगे जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, और एसआर में आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे कि आप कितने शेयर्स दे रहे हो, किसके बदले में दे रहे हो, कौन से एम्प्लॉइज को दे रहे हो, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। बोलो आया कि मेरे बच्चे समझ? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, देख लो फिर भी।
एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया 1 नवंबर 2022। क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स 8 नवंबर 2023 यानी कि 1 साल बाद इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स? क्या ऐसा कोई पॉइंट था कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किए 1 साल हो चुका हो तब जाके आप बोनस स्वेट इक्विटी शेयर? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसी कंडीशन पहले हुआ करती थी। अमेंडमेंट के कारण ये पॉइंट हट गया है। पहले होता था 1 साल हो चुका हो कंपनी को, लेकिन अब ये पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी कोई महत्व नहीं है। सर, एम्प्लॉय होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के भी एम्प्लॉयज को दे सकते हैं? हाँ, एम्प्लॉय की परिभाषा में परमानेंट एम्प्लॉय आएगा, चाहे इंडिया में काम करता हो चाहे आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर चाहे होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, एम्प्लॉय डायरेक्टर चाहे होल्डिंग का हो चाहे सब्सिडरी का हो, किसी को भी दे रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन बोला ना? स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना, स्पेशल रिजोल्यूशन 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, मतलब 12 महीने में आप लोगों को अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट आपका 12 मंथ में क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। सर, मैक्सिमम कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। इन दोनों का विच एवर इज हायर। ठीक है, 15% एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल का और 5 करोड़ रुपए विच एवर इज हायर एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कितने के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? और ओवरऑल शुरुआत से लेके अभी तक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर सकती है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। 25% से ज्यादा तो कंपनी इशू कर ही नहीं सकती। समझ में आया? तो इन दोनों का विच एवर इज लोअर। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम कंपनी के इक्विटी का, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का 15%, 5 करोड़ विच एवर इज हायर। उसको कंपेयर किससे करेंगे? 25% से। किससे कंपेयर करेंगे मेरे बच्चे? 25% से कंपेयर करेंगे। उन दोनों का जो विच एवर इज हायर आया और 25% उन दोनों का विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनी है, कौन सी कंपनी मेरे बच्चे? याद करो, स्टार्टअप कंपनी जो DPIIT ने अप्रूव कर रखी है, 10 साल तक स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ी सी लिमिट चेंज है। क्या? 15% सेम, 5 करोड़ रुपए सेम, विच एवर इज हायर सेम, लेकिन जो 25% था उसकी जगह आ जाएगा 50%, विच एवर इज लोअर। सर, एम्प्लॉय को अपन ने शेयर्स दे दी है तो वो बेच सकता है ना हिंडन मार्केट में? नहीं मेरे बच्चे, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल तक वो शेयर्स को किसी को बेच, चाहे स्टार्टअप कंपनी हो नॉर्मल हो, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। और इसकी वैल्यूएशन भी अपन को किससे करवानी पड़ेगी? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। किससे करवानी पड़ेगी? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है सर, आपने बोला कि किसके बदले में दिया? गुडविल और इंटेलेक्चुअल। तो ये गुडविल इंटेलेक्चुअल वही ना जो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं? हाँ मेरे बच्चे, असेट साइड दिखाते हैं एज अमोर्टाइजेबल असेट्स, जिसको हर साल अमोर्टाइज करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट में कैरी तो करते हैं, लेकिन हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से अपन अमोर्टाइज भी करते हैं। ठीक है, या फिर जरा सा अमाउंट है उसको एक बार में आप एक्सपेंसेस मानते हुए P&L में लिख दो और पूरा का पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं। इसका रजिस्टर भी मेंटेन करती है, उस रजिस्टर में क्या हो जाती है? एंट्री। बोलो आया समझ? हम लोगों ने अभी तक कितने सेक्शंस डिस्कस किए हैं? कितने सेक्शंस डिस्कस हो गए मेरे बच्चे? बोलना एक बार। सेक्शन नंबर कहां से? देखो मैं आपको रिवाइज करवा दूं पूरा। देखो हमने 43 से डिस्कस करना चालू किया था। 43 में क्या लिखा हुआ है? कंपनी के शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी भी 2 तरह के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। DVR इशू करना है तो रूल नंबर 4 लगेगा, जिसमें कंडीशन दे रखी है AOA में प्रोविजन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लिस्टेड कंपनी होगी तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होगा, अदर होगा तो जनरल मीटिंग बुला के। मैक्सिमम वोटिंग पावर 74%। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में पिछले 3 सालों में डिफॉल्ट नहीं किया हो।
3D डिपॉजिट, डिबेंचर, डिविडेंड का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, स्टैच्यूटरी ड्यूज का। लेकिन एक चीज पड़ी थी, लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट सही कर दिया तो सही करने के 5 साल बाद डीवीआर इशू कर सकते हैं, कोर्ट वगैरह ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज ना करी हो। इक्विटी शेयर्स कैपिटल के पास वोटिंग पावर ईच एंड एवरी डिस्कशन में होती है, पढ़ा, आज ही पढ़ा। प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? जो इक्विटी शेयर्स नहीं होते, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट रहता है, इनके पास वोटिंग पावर वो भी सेक्शन नंबर 47 में है। कब होती है वोटिंग राइट्स? जब उनके राइट इफेक्ट होते हैं, वाइंडिंग अप या रीपेमेंट या रिडक्शन करते हैं। इनमें जो वोटिंग पावर होगी पर्टिकुलर डिस्कशन में, लेकिन अगर 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो ईच एंड एवरी डिस्कशन में वोटिंग पावर रहती है। 44 बोलता है कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। 45 में क्या लिखा हुआ? डिस्टिंक्टिव नंबर। 46 में साइन कौन करते हैं? 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। और 47 भी हो गया, तो एक ही फ्लो चार्ट में 43 से लेके 47 तक हो गया। 48 में क्या देखा था कि वेरिएशन करना है तो जनरल मीटिंग या क्लास मीटिंग बुला के कर सकते हैं, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास पावर है कि वो 10% जो डिसेंटिंग है वो किसके पास जाएंगे? NCLT के पास, हियरिंग करेंगे और उसके बाद क्या पास हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देंगे? ROC के पास। 49 कॉल्स यूनिफॉर्म बेसिस पे होगा। 50 कॉल्स इन एडवांस कब एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब AOA में प्रोविजन हो और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड, एक्स्ट्रा वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। 51 हमेशा AOA में प्रोविजन है तो डिविडेंड की कैलकुलेशन पेड अप कैपिटल के बेसिस पे की जाती है। 52 देखा प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर सकती है क्या? हाँ, प्रीमियम का अमाउंट बैलेंस शीट में कहां जाता है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से 5 जगह यूज कर सकते हैं या फिर 3 जगह यूज कर सकते हैं। और 53 क्या था मेरे बच्चे? अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करती है तो वॉइड होगा, लेकिन एक्सेप्शन है मेरे बच्चे स्वेट इक्विटी शेयर्स और वो डेट को अपन ने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, रिजोल्यूशन प्लान और DRS, डेट रीस्ट्रक्चर स्कीम। 54 क्या था मेरे बच्चे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स लाना है तो कंपनी किसको देती है? अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को देती है, डिस्काउंट पे देती है, अदर देन कैश में देती है। कंडीशन क्या है? SR पास करना पड़ेगा जो 12 महीने के लिए वैलिड है। लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। लिमिट 15%, 5 करोड़ विच एवर इज हायर, लेकिन 25%, 50% से ज्यादा, 50% स्टार्टअप, नॉर्मल कंपनी के लिए 25। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा SS3 में। नॉन कैश कंसीडरेशन मतलब जो गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो AS के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और आपने गुडविल कितने की बढ़ाई? आप तो बोलोगे 1 करोड़ की बढ़ाई, कंपनी बोलेगी 1000 रुपए की बढ़ाई, डिस्प्यूट हो गया। तो एक रजिस्टर्ड वैल्यू लाना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन करेगा, वो जितना बोलेगा उतने रुपए में, उतने रुपए के स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 54 तक हमारा स्लॉट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सेक्शंस देखेंगे। थैंक यू।